हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के आंसर्स। पहला क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, कूका आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। आधुनिक इतिहास का ये प्रश्न है। और दूसरा पढ़ेंगे, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित है। तो आज हम ये दोनों पढ़ेंगे। कूका आंदोलन जो है वो हमारा 6 नंबर में रहेगा, और गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित है ये हमारा 15 नंबर में रहेगा। तो हम दोनों आंसर्स को पढ़ेंगे। दोनों ही आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको दोनों को ही अच्छे से तैयार कीजिएगा। 15 नंबर वाला जो आंसर्स है वो कुछ विवरण सहित होगा, हेडिंग्स में होगा, तो आपके ज़्यादा पेज में लिखाएगा। क्योंकि आपका ये 15 नंबर में है, या हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये 11 नंबर में रहेगा, तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा ताकि आपका जो भी चीज़ रहे स्वर्ण काल में उसको क्यों कहना उचित है, तो ये सभी जो बातें हैं उसमें आंसर्स में मेंशन हो जाएं। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे, और लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, कूका आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। क्या फ्रेंड्स, ये मैं जो जिनसे पढ़ा रही हूँ यही मेरे नोट्स हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रिंटेड नहीं है। हैंड रिटन में खासियत ये होती है कि आप अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो आप इनको परचेस कर सकते हैं। जो प्राचीन इतिहास है उसकी प्राइस 200 रुपीज़ है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी प्राइस भी 200 रुपीज़ है। आप इनको परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी नोट्स तैयार है उसकी डिटेल नीचे मिल जाएगी। तो कूका आंदोलन सबसे पहले कब आरंभ हुआ? तो कूका आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1860 से 1870 ईस्वी में हुई थी। कूका आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? 1860 से 1870 ईस्वी में। प्रारंभ में ये जो आंदोलन था ये धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। प्रारंभ में ये आंदोलन धर्म को लेके आरंभ हुआ था, लेकिन जल्द ही यह एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। मतलब जल्द ही ये एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। जो कूका था, कूका वर्ड पंजाब से संबंधित है, तो पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन का आरंभ भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ। ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ? तो पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन का जो आरंभ हुआ था वो भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। जवाहर मल कौन थे? जवाहर मल जो सियान साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने कूका आंदोलन की शुरुआत की कूका आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? सिख संप्रदाय में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए। कूका आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो सिख संप्रदाय में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए इसकी आरंभ हुआ था। इस आंदोलन ने कालांतर मतलब बाद में, इस आंदोलन ने बाद में पंजाब से अंग्रेजों का प्रभुत्व पहले इन्होंने सिख धर्म में जो भी सिख संप्रदाय में जो भी बुराइयां फैल रही थी उसके लिए ये आंदोलन आरंभ हुआ था। लेकिन बाद में पंजाब में जब अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ तो उसको समाप्त करने के लिए भी सिख प्रभुसत्ता की सत्ता को अपना लक्ष्य बनाया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने जोरदार अभियान चलाए, और इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह कूका को सरकार ने रंगून भेज दिया। तो यही आंदोलन जो है वो कूका आंदोलन कहलाता है। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं, और आपको क्या है कि एक पेज में ही लिखना है, क्योंकि ये 5 या 6 नंबर में आता है। इससे ज़्यादा आप अगर चाहेंगे तो भी वहाँ पे टाइम नहीं बचेगा, और आप सोचेंगे हम एक क्वेश्चन को इतना टाइम दे दें कि हम पूरा लिख पाएँ, तो फिर हमारे पास 15 नंबर वाले को या 3 नंबर वाले को या 11 नंबर वाले को लिखने का टाइम नहीं बचेगा। तो हमको एक पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्णकाल कहना कहाँ तक उचित होगा। एक और मैं इसका आंसर कराऊंगी कि गुप्त काल को स्वर्णकाल कहने के पक्ष में तर्क दीजिए और विपक्ष में पर तर्क दीजिए। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो जब आलोचनात्मक व्याख्या होगा तो हमको उसका जो विपक्ष है वो भी लिखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। विद्वान लेखक प्रोफेसर वी.एन. पूनिया के अनुसार स्वर्ण काल उस काल को, देखिए अगर हम किसी इतिहासकार के अकॉर्डिंग लिख देते हैं तो हमारा आंसर बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि सामने वाले को चेक करने वाले को पता हो जाता है कि हाँ इन्होंने पढ़ा है, तभी इनको पता है कि किस इतिहासकार ने क्या कहा, इन्होंने ये मेंशन किया है। तो विद्वान लेखक प्रोफेसर वी.एन. पूनिया के अनुसार स्वर्ण काल उस काल को कहते हैं जो स्वर्ण की तरह कांति में हो,
गुणमय हो, सौंदर्य में मूल्यवान, धन समृद्ध और दृढ़ शक्तिपूर्ण हो। चूँकि गुप्त काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियाँ सर्वोच्च रही हैं, अतः इसे स्वर्णकाल कहा जाता है, जिसे हम निम्न शीर्षक से समझ सकते हैं। इस नंबर पे फ्रेंड्स आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग, या आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो नंबर 1 क्या है? ये महान सम्राटों का काल है। गुप्त काल में बहुत से महान सम्राट हुए हैं, लगभग सभी ही यहाँ पे महान सम्राट थे। तो इधर भी हमने एक इतिहासकार का नाम लिखा, सॉरी इसको कार लिख दीजिएगा, इतिहासकार। कुछ थोड़ी स्पेलिंग्स या कुछ वर्डिंग मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड्स लिखने में, तो आप उसको सही कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं लिखती हूँ तो लिखते लिखते में मुझसे हो जाता है, या कभी मैं कुछ वर्ड भूल जाती हूँ। तो आप जैसे कि सिलेबस के टाइम भी मैंने ऐसे एम ई सेम की जगह ऐसे एम ई सेम लिख दिया, तो आप प्लीज़ उसको सही कर लिया कीजिए। तो डॉक्टर वी ए स्मिथ के अनुसार महान गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास के हिंदू काल के सम्राटों की तुलना में सुंदर तथा संतोषजनक चित्र प्रस्तुत करता है। डॉक्टर वी ए स्मिथ के अनुसार महान गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास के हिंदू काल के सम्राटों की तुलना में सुंदर तथा संतोषजनक चित्र प्रस्तुत करता है। और जितने भी भारतीय इतिहास में राजा रहे हैं, गुप्त वंश में एक के बाद एक अनेक योग्य, पराक्रमी, साम्राज्यवादी, दूरदर्शी मतलब दूर की सोचने वाले राजा हुए, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व द्वारा गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने में योगदान दिया। दूसरा है राजनीतिक एकता का काल। इस काल में क्या हुआ था कि गुप्त काल के जो पूर्व का समय था, वो छोटे छोटे साम्राज्य में पूरा भारत बट गया था। क्योंकि मौर्य काल के बाद जो अशोक के बाद एक सत्ता नहीं आई थी जो सबको एक बांध के रखे। अलग अलग छोटे छोटे जो साम्राज्य थे, उन्होंने अपना अपना, अलग शासकों ने अपना अपना साम्राज्य बना लिया था। तो गुप्त काल से पहले जो भारत था वो अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो गुप्त काल में क्या हुआ, राजा ने अपने बाहुबल से अनेक छोटे छोटे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और राजनीतिक एकता की स्थापना की। नेक्स्ट है आदर्श शासन व्यवस्था का काल। तो शासन व्यवस्था आदर्शमयी तथा लोक कल्याण की भावना पर आधारित थी। शासन व्यवस्था कैसी थी? आदर्शमयी थी तथा लोक कल्याण की भावना पर आधारित थी। इतिहासकार प्रोफेसर वी एस लूनिया के अनुसार गुप्त शासन का आधार प्रजावत्सलता, प्रजाहित और लोक कल्याणकारी भावना थी। गुप्त शासन का आधार क्या था? प्रजावत्सलता, प्रजाहित और लोक कल्याणकारी भावना थी। तीसरा है धार्मिक सहिष्णुता का काल। धार्मिक सहिष्णुता मतलब किसी एक धर्म को महत्व ना देना, सभी धर्मों को बराबर महत्व देना। तो सभी धर्मों को गुप्त काल में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। उन अनेक हिंदू मंदिर निर्माण के साथ बौद्ध भिक्षुओं और बिहारों को भी राजकीय सहायता प्रदान कर धार्मिक उदारता का परिचय दिया। सभी धर्मों को गुप्त काल में यहाँ ऐसा नहीं था कि ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे गुप्त शासक, लेकिन इन्होंने वैष्णव धर्म के साथ साथ सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया। हिंदू मंदिर निर्माण कराया, बौद्ध भिक्षु बुद्धों की मूर्तियां भी बनवाई हैं, बिहारों को भी राजकीय सहायता दी है, और ये कर उन्होंने अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया और बताया कि वो धार्मिक सहिष्णु हैं। नेक्स्ट है आर्थिक संपन्नता का काल। तो कृषि के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया, सिंचाई का उचित प्रबंध किया, भारत के अनेक देशों से व्यापारिक संबंध हुए, जिससे यहाँ पे चारों ओर से धन आया। तो इस प्रकार से ये धन संपन्न थे। नेक्स्ट है साहित्यिक उन्नति का। गुप्त सम्राट तलवार के धनी होने के साथ साथ स्वयं भी विद्वान थे। कालिदास, वराह मिहिर, हरिसेन, विष्णु शर्मा, दंडिन आदि विद्वान यहाँ आश्रय पाते थे, और इन्होंने अलग अलग अपनी बहुत सी रचना, जैसे कि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, आप यहाँ से ये रचनाएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कलाओं का विकास काल। तो चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला का अपूर्व विकास हुआ है। यहाँ पे अजंता, वाक्य गुफाएं, इनके भित्ति चित्र इस यहाँ के अपूर्व चित्रकला के नमूने हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ पूरी तरह से भारतीय शैली पर आधारित हैं। फिर हम कुछ मंदिरों के बारे में लिख देंगे, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि अद्भुत उदाहरण वास्तुकला के यहाँ पे प्रदर्शित होते हैं। हम खुद भी देखते हैं कि हम बहुत से जब मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं भारत में, तो हमें गुप्त काल का ज़्यादा दिखता है। फिर वैज्ञानिक प्रगति का काल। आर्यभट्ट प्रमुख वैज्ञानिक थे यहाँ पे, जिन्होंने सबसे पहले यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। साथ ही साथ दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार इन्हीं के शासनकाल में हुआ और इन्होंने ही किया। बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि वैज्ञानिकों ने भी अपना इस स्वर्ण काल बनाने में योगदान दिया।
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि गुप्त काल में भारत में चतुर्दिक मतलब चारों ओर उन्नति हुई है, अतः इस काल को स्वर्ण काल कहना न्याय संगत है। तो इस प्रकार से हम ये आंसर को फ्रेम कर सकते हैं पूरी तरह से और इस आंसर को लिख सकते हैं। तो आज हमने 2 आंसर्स पढ़े हैं, ऐसे ही और क्वेश्चन में लाती रहूँगी फ्रेंड्स। ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं। एथिक्स में आपको 39 रुपीज़ का इसमें 50 केस स्टडी की PDF मिलेगी, जिसमें केस स्टडी करीब 200 से 250 रहेंगी 50 PDF में। और अगर आप ये नोट्स एक साथ लेते हैं तो आपका प्राइस डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मुझे अगर नोट्स की रिगार्डिंग या किसी रिगार्डिंग बात करनी है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको क्या करना, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स लेना है तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ यही मेरे नोट्स हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।